मेरे अजीज भाइयों और मेरी बहनों और स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम मेहमान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने अल्लाह का नाम लिया और कहा कि मैं अल्लाह ही हमारा रब है, और उसके बाद उस पर इस्तिकामत रखा, उस पर जम गया, उस पर ठहर गया, तो उस पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं और उससे कहते हैं कि न तुम्हारे लिए कोई खौफ है, न तुम्हारे लिए कोई गम है, बल्कि तुम्हारे लिए खुशखबरियाँ हैं और तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरियाँ हैं, और हम तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारी ज़ियाफत के। मैंने आज आयत कुरान की एक खास पस मंज़र में पढ़ी। मैं आपके अंदर और अपने अंदर वो हौसला जगाना चाहता हूँ जिस हौसले की कमी हम इस दौर में महसूस करते हैं। मैं अपने घर से निकलता हूँ और आप भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। आप अपने घर से निकलते हैं, आपके वालिदैन खौफ में रहते हैं, रास्ते भर कॉल करते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा बच्चा भी उठा लिया, कहीं ऐसा भी नहीं है कि वो किसी धमाके में ख़त्म हो गया। ये खौफ हमारे माँ बाप को भी है, ये खौफ आपके भी है, ये खुद हमें महसूस होता है। हम जाते हैं, चूँकि हम जब मुतहर्रिक हैं, हम जब एक्टिव होते हैं, हम अपने दोस्तों को बता के जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग टिकट की फोटोकॉपी लेके जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि खालिद मुजाहिद को उठाया जाए जौनपुर से और 4 दिन बाद और 6 दिन बाद और 10 दिन बाद दिखाया जाए कि फैजाबाद में ट्रेन पे RDX लेता हुआ उतर रहा है। खालिद मुजाहिद की शादी हुए 15 दिन हुए थे, उसकी 15 दिन हुई शादी के बाद उसको उठाया गया, 6 साल तक उसको सताया गया। उसके बदले उसके खिलाफ निवेश कमीशन रिपोर्ट बैठी, जब इंक्वायरी बैठी, निवेश कमीशन रिपोर्ट ने उसे बेकसूर साबित किया। वो कमीशन रिपोर्ट भी टेबल नहीं की गई। नतीजा ये हुआ कि 6 साल बाद जब इस बात की उम्मीद थी कि खालिद मुजाहिद रिहा हो जाएंगे, जब इस बात की उम्मीद थी कि सच सामने आ जाएगा, उसको कस्टडी में मार दिया। 123 दिन का धरना चलता रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन और कुछ लोग और सब तमाम लोग मिलकर के लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने जमा रहे और 122 दिन का धरना चला कि इसमें इंसाफ होना चाहिए। खालिद मुजाहिद मासूम था और उस पर कान पर जूं तक नहीं रंगी उनके। नतीजा ये हुआ कि खालिद मुजाहिद के मामले को दबा दिया गया और उसका इंसाफ नहीं। ऐसे बहुत सारे मामला होते रहे जिसमें लोगों ने आवाज तो उठाई, लेकिन हमारी आवाज में वो दम नहीं है। लेकिन हम अपने मसाइल की अहमियत को, उसकी प्रायोरिटी को नहीं समझते। जब यही प्रोग्राम होना था, इस बार यूनियन ने, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी यूनियन ने इस बार पहली बार अपने बजट के हेड में ये प्रोग्राम ऐड किया। बहुत सारे भाइयों ने इस पर भी उंगलियां उठाई। मैं उनसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, अपने भाइयों से शिकायत नहीं की जाती। मैं उन्हें सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम की अहमियत कितनी है। शायद इतने मेहमान जो हमारे आए थे, जिन्होंने अपने तजर्बे से आपके सामने पूरी दास्तान बयान की है, इसकी जरूरत नहीं है कि मैं बयान करूं कि इसकी अहमियत क्या थी। हमारी तरजीहात क्या है ये हमें तय करना है। हमारे मसाइल की तरजीहात क्या है ये हम और आप तय करेंगे। हमारा मसला सिर्फ ये नहीं है कि हम आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि दाल में कीड़ा निकला। इस यूनिवर्सिटी के हॉल में दाल में कीड़ा निकला और 2 भाइयों का सर फोड़ दिया, गोलियां चली, अखबार में आया, बदनाम। ये वो उम्मत है, ये वो कौम है जिसके मसाइल इतने बड़े बड़े, जिसका समाज और जिसका माशरा इंसाफ की भीख मांगता है। उस कौम के नुमाइंदे इस अदारे में दाल में कीड़ा निकलने पे एक दूसरे का सर फोड़ दिया और गोलियां चली। मुझे किसी की बात का खौफ नहीं है। मैं कहीं बाहर होता तो डरता, अपने घर में, अपने इदारे में मुझे किसी का खौफ नहीं। मैं खुल के कहूँगा। उस दिन रात में मैं बिलक रहा था अपने एक साथी के साथ बैठ करके। मैं कह रहा था कि मुझे गाली पड़ जाए, मुझे इस बात का अफसोस नहीं। इस यूनियन को गाली पड़े, मुझे इस बात का भी अफसोस नहीं। शायद 10 साल के बाद कुछ तब्दीली आएगी, शायद आने वाली नस्ल कुछ बेहतर देखेगी। लेकिन अगर ऐसे चलता रहा, अगर ऐसे छोटे छोटे मसलों पर हम आपस में लड़ते रहे, ऐसे छोटे छोटे मसलों को बड़ा मुद्दा बनाते रहे, ईगो की लड़ाई चलती रही, तो ये हमें जेब नहीं देती। हम अपने कौम के साथ धोखा करेंगे, हम उन लोगों के साथ फरेब करेंगे जो हमसे इंसाफ की भीख मांगते हैं। हम धोखा करेंगे उनके साथ जिनको हम अपने पीछे छोड़ रहे हैं, जिनकी उम्मीदों की निगाहें हम पर टिकी गई। ऐसे 1-2 वाकयात नहीं है, ऐसे हजारों वाकयात। अफजल गुरु का वाकया पेश आया।
जनाब अदीब साहब ने कहा कि अफजल गुरु कल्प्रिट था और उसके मरने के बाद कल्प्रिट नहीं होता है। अफजल गुरु कल्प्रिट कैसे हो? ग्रॉस वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। पहली बार हिंदुस्तान में यह जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कलेक्टिव कॉन्शियंस को देखते हुए अफजल गुरु को फांसी की सजा दी जाती है। कानून ये है कि प्रिज्यूम किया जाता है कि एक मुजरिम जो है वो इनोसेंट है, मासूम है। जब अफजल गुरु कोटा के कोर्ट में गया, अफशा गुरु वहां पे थी, शौकत गुरु वहां पे थे, जिलानी वहां पे थे। अफशा गुरु रो रही थी क्योंकि वो 7 महीने प्रेग्नेंट थी। रोने लगी कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। जज ने क्या कहा? जज ने कहा कि ये काम वो कांड करने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि आपको यहाँ पे क्यों बुलाया गया। जज वॉज प्रेजुडिस्ड। ढिंगराबाद का जज कोटा का कोर्ट था और उस रोती हुई औरत रोती बेहोश हो गई, आज भी ट्रॉमा में एक्विट हो गई। जिलानी को 5 साल की सजा सुनाई गई। प्रोफेसर है डीयू जिलानी से 5 साल की सजा सुनाई गई। बाद में जिलानी भी एक्विट हो गई। उसकी चार्जशीट क्या थी? उसने अपने घर पे अपने भाई से बात की थी, बीवी से झगड़ा चल रहा था, उसी राज्यसभा पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। भाई से बात की, भाई ने पूछा कि घर में कैसा चल रहा है। उसको थोड़ा अलग अंदाज से पूछा दिल्ली में कैसा चल रहा है। जिलानी ने कहा कि दिल्ली में, समझ गए कि मेरी बीवी के और मेरे रिश्ते के बारे में पूछ रहा। कहा दिल्ली में, हा। चार्जशीट में ये कि जिस दिन ब्लास्ट हुई उस दिन कश्मीर से इसके पास कॉल आई, इसने हा कहा। इसके नतीजे में इस बुनियाद पे 5 साल की सजा दी गई। ये हमारे जुडिशरी है, ये वायलेशन ऑफ लॉ है। आप गौर कीजिए, हम देखते बम धमाके हुए, कुछ लोग ये कहते हैं कि आतंकवादी है, कुछ लोग हम में से भी छोड़ देते हैं कि छोड़ो अलीगढ़ में तो नहीं हुआ, कहीं हुआ। आप धमाकों के पीछे की स्टोरी देखिए। पढ़ने लिखने वाले लोग अगर गौर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पार्लियामेंट में धमाका हुआ, उससे पहले पार्लियामेंट में जो मुद्दा उठा था, जो इस मुल्क में मुद्दा उठा था, वो कॉफिन घोटाले का था। कफन फरोशी हुई थी इस मुल्क कारगिल की लड़ाई में, बीजेपी और एनडीए की हुकूमत थी। सवाल उठ गया था उनके जेन्युइन होने पर, उनके ऑनेस्टी पर, कि इन्होंने अपने सिपाहियों के कफन का घोटाला किया। उस बात को दबाना था। एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में कोई बड़ा हमला हो सकता है, पार्लियामेंट में हमला होता है, और तमाम बहस जो है उस कॉफिन घोटाले से, उस कॉफिन स्कैम से पलट जाती है। अफजल गुरु पे आकर टिक जाती है। कर्नल पुरोहित पकड़ा गया। पूरी चार्जशीट 4000 पेज की हेमंत करकरे ने उसकी जाकर रख दी। चार्जशीट हाथ की लिखी हुई नहीं है, रिकॉर्डिंग है उस प्रोग्राम की, जैसा कि सर ने बताया कि उनके पास डिस्क थी। 4000 पेज की चार्जशीट आज भी रखी हुई। एक बड़ा मसला था, अभिनव भारत उसमें इन्वॉल्व था। सिर्फ अभिनव भारत नहीं इन्वॉल्व था, उसमें इजराइल इन्वॉल्व था, उसमें कंबोडिया इन्वॉल्व था, उसमें ISI का नाम था, उसमें नेपाल इन्वॉल्व था। 5 बड़ा मुल्क इन्वॉल्व था। पूरे हिंदुस्तान में जो है गहमा गहमी कि आखिर इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। बड़ा वाकया हुआ 26/11। मैं नहीं कह रहा हूं कि जिसने किया वो मासूम था। इतना बड़ा वाकया हुआ कि कहां गए पुरोहित, कहां गया अभिनव भारत, कहां गए उसके प्लान्स, कहां गई उसकी कॉन्स्पिरेसी, सब दब गए। 99 में RSS के ऑफिसर के घर पे बम ब्लास्ट हो गया, बम बनाते स्पोक्स पर्सन था RSS, बम बनाते ब्लास्ट हो गया। मसला उठा कि RSS बम बनवा रही थी, जबरदस्ती का RSS के हेडक्वार्टर पे हमला करवाया। नागपुर में उसके अगले दिन हमला हो गया RSS के हेडक्वार्टर। बात दब गई कि RSS क्या करती है। RSS के लिए सिंपैथी डेवलप हो गई कि RSS खतरे में। पता ये चला कि जो 3 लोग आए थे उनकी लाश कहीं से लाई गई थी, जो लाश वहां पर मिली है, क्योंकि वो 3-4 दिन 10 दिन पुरानी लाश थी, सोरेन थी। ये तमाम रिपोर्टें मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसी तमाम कहानियों के पीछे एक बैक स्टोरी है। उन सब के पीछे एक न एक कहानी है, उस पर गौर करना चाहिए। ये स्टूडेंट्स करते हैं, ये रिसर्चर्स करते हैं, निकाल के लाते हैं। अगर हम और आप अभी अवेयर हो, हम और आप हसास हो, सेंसिटिव हो, एक बार चार्जशीट उठाइए, मीडिया की रिपोर्ट्स उठाइए, पुलिस के जो स्टेटमेंट्स उसको उठाइए, तमाम चीजों को मिलाइए, आपको वहीं पे इनकंसिस्टेंसी दिख जाएगी। थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, जाना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है,
इनकंसिस्टेंसी निकल आएगी, उससे पहले कि उसके साथ जुल्म हो आप उसे इंसाफ दिला सकते। अखबारात जो उस वक्त आती है, जो रिपोर्ट्स आती है, उस पर एक साथ जमा करना, डॉक्यूमेंटेशन, जो केस हुआ है उस पर रिसर्च करना, चार्जशीट जैसे ही फाइल हो उसको लाना, FIR को लाना, इन तमाम चीजों को जब मिला करके एक साथ स्टडी किया जाए फौरन कंसिस्टेंसी निकल आती है। लेकिन हम लोगों को इन चीजों से मतलब नहीं होता है, हम जज्बाती लोग। हम अपने जज्बात को अपनी ताकत समझते हैं, गलत है। शरीयत भी नहीं सिखाती, शरीयत भी यही कहती है कि जज्बात को इस्तेहकाम दो, अपने जज्बात पर काबू रखो। बात होती, अभी मैं 10 लोगों को गाली दे दूंगा, किसी एक को पॉइंट आउट करके उसे बुरा भला कह दूंगा, सब ताली बजाएंगे, हम भी ताली बजाएंगे, हमें भी अच्छा लगता है। फिर यहां से निकलेंगे बाहर, फिर वही कुछ होगा जो कल तक हो रहा था। अल्लाह ताला हिसाब दे, इन तालियों का भी हिसाब दे, मुझसे भी देगा, मेरी तालियों का मिलेगा कि मैं मजे के ताली बजाता, मुझे अच्छा लग रहा था कि किसी को गाली पड़ी, मुझे कुछ करना नहीं था, मैं बाहर निकला, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूं, जैसे कल था वैसे आज हो गया, फिर वही बात होने लगी। ऐसे नहीं होता, अल्लाह ताला ऐसी कौम को बदलता नहीं, अल्लाह ताला इस बात का हिसाब लेगा, पूछेगा हमसे। हम जज्बाती होकर सोचना चाहते हैं, हम जज्बाती होकर समझना चाहते हैं, जो लड़ाई है उसको सोच समझ के लड़ना, जो उसका सामना करना है उसका सोच समझ के सामना करना। बोल देने से क्या मिला है, तकरीरों से क्या मिला है? तकरीरें बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी तकरीरें करते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। हम 5 साल बाद 7 साल बाद यही याद करते हैं कि 5 साल पहले 7 साल पहले अच्छी तकरीर हुई, फला शख्स अच्छी उर्दू बोलता है, अशारों से ज्यादा याद है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत अफसोस की बात, एक मगलूब कौम, एक ज़वाल पजीर कौम की अलामत होती है, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये तारीख उठा के देखिए, एक ज़वाल पजीर कौम की अलामत होती है, वो जज्बाती होती है। जब उसकी गिरावट आती है तो वो जज्बाती हो जाती है, उसके जज्बात उभर जाते हैं, उसकी दानिशमंदी, उसकी अकल उसमें पर्दा पड़ जाता है। ये मुल्क एक डेवलपमेंटल फासिस्ट कंट्री बनता जा रहा है, एक अजीब सा फासिज्म है। अब यहाँ लोग अरेस्ट नहीं होंगे कि जिनके हम और आप मिलकर रिहाई करा लेंगे, यहाँ लोग डिसअपियर होंगे, गायब होंगे। मेरी माँ जैसी परवीना अहमद यहाँ पे है, मैं उनको सलाम भी करता हूँ, मैं इस बात का ऐलान भी करता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। लेकिन आप जब कुछ दिन बाद हम अपने समाज में ऐसी कई माओं को देखें, क्योंकि जब आवाजें उठने लगती हैं, जब लोग हसास होने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बात दूसरे हथकड़े अपना। ये मिसाल देना होगा, इससे पहले दुनिया के मुल्कों में हुआ है, जो मुल्क डेवलपमेंटल फासिस्ट होता है, न्यू फासिस्ट है, डायरेक्ट जुल्म नहीं करता है। एक तरफ आपको डेवलपमेंट का ख्वाब दिखाएगा, तरक्की दिखाएगा, दूसरी तरफ आपके साथ जुल्म हो रहा हो, हम डिसअपियर हो रहे हो, इतनी बड़ी आबादी डिसअपियर हो रही है। मैं चाहता था कि आज हमारे एक्स आर्मी मैन वाइस चांसलर भी होते हैं, मैं उनको बताता कि वाइस आर्मी ने कितने जुल्म किए, गन्स एंड मशीन्स एंड आर्मी, ये तमाम इंस्टीट्यूशन कभी तब्दीली लाई नहीं सकते, उनके बस का उनका दिमाग बंद होता है। जो सोच समझ नहीं सकते हैं, जिन्हें हथियार पर भरोसा होता है, वो तब्दीली नहीं लाते, वो मशीन होते हैं। They know how to give orders and they know how to obey. बस नॉर्थ ईस्ट में रेप हुआ, उस रेप के बाद उस औरत के प्राइवेट पार्ट में गोली मार के जान मार दी गई, आर्मी ने किया, एप्सपा कानून लगा, उनका कुछ नहीं। सोनी सूरी के प्राइवेट पार्ट्स में स्टोन्स भर दिए। ये इस तरह का जुल्म हर रोज छत्तीसगढ़ में, हर रोज दलित लड़कियों का रेप होता है, लेकिन हम और आप उसकी चीख नहीं सुन पाते, हम और आप उसकी आहों को नहीं समझते। गुजरात का वाकया हुआ, रोजिनी को काट के निकाल दिया गया, फिटनेस को मार दिया गया,
हमें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हमने उसकी लड़ाई नहीं लड़ी। हम उसकी लड़ाई नहीं लड़े कि दूसरा गुजरात नहीं हो, हम उसकी लड़ाई नहीं लड़े कि इतना बेबस हो गया एक रिटायर्ड एमपी, एक एक्स एमपी वहां पर एहसान जाफरी, उसके नाखून नोचे गए सारी सोसाइटी के सामने, उसको नंगा टहलाया गया, उसके जिस्म को 3 हिस्सों में काट दिया गया। ये सब कुछ हमें भी पता है, वो जब वाकया हुआ तब भी, और आज भी मुझे पता है कि आपको बहुत अफसोस है। ये तमाम चीजें गम है, रोना आता है, लेकिन लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। सबकी अपनी छोटी छोटी दुनिया है, सब उसी छोटी दुनिया में हैं। हमारा कुरान और हमारे रसूल सर एक ऐसी दुनिया दिखाना चाहते थे जो खत्म नहीं, उसकी उम्मत एक ऐसी दुनिया बनाई गई है जो बहुत सिंपल है, छोटी सी दुनिया। उसको कहा कि तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं है, तुम्हारे लिए कोई गम नहीं है। फिर तारीख ने देखा कि कौन कौन पैदा हुए उसके नतीजे। जरूरत है कि इस प्रोग्राम का जो आगाज हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आवाज उठाई गई है, सोच समझ करके एक मजबूत टीम बनाई गई, सोचा जाए, देखा जाए। सबसे बड़ी क्राइसिस है, सबसे बड़ी क्राइसिस है क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। हमारी आवाज लेजिटिमेट है कि नहीं है, यही नहीं साबित हो पाता। उनको लेजिटिमेसी हासिल है क्योंकि उनके पास मीडिया है। मीडिया में 10 बार दिखाएंगे बम धमाके हो रहे हैं, हिंदुस्तान को खतरा है, हिंदुस्तान को खतरा है, मारना जरूरी था, उनकी बात सही साबित हो जाती है। हम दिन भर रोते रहेंगे गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, लेकिन हम उसको साबित नहीं कर पाते। लेजिटिमेसी नहीं है, मेहनत नहीं है, जायज साबित नहीं कर पाते अपने कॉज को। डर लगता है कि आप जब बोलेंगे तो कुछ हो जाए, क्योंकि उसके पीछे वो बुनियादें नहीं है। हमने उतनी मेहनत नहीं की है कि हमारे पास उसको जायज कराने का उसके जवाब तैयार है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि गुजरात में जुल्म हुआ है तो हमको पता होना चाहिए कि हम किन बुनियादों के लिए बात कर रहे हैं। जो कह रहा है वो मीडिया के थ्रू, मूवीज के थ्रू, ड्रामास के थ्रू आपको साबित करता है कि वो सही कर रहा है। रोज जो गोलियां चलती हैं, आप आतंकवादी कह के उठाया जाता है, पूरी दुनिया का डिस्कोर्स बनाया जाता है कि हाँ मुस्लिम फ्रंट टेररिस्ट, इंडियन मुजाहिदीन एग्जिस्ट करती है, इतना बड़ा ब्लास्ट होता है। मीडिया है, नॉवेल्स है, लैंग्वेज है, डिस्कोर्स, हम मुतासिर हो सकते हैं इंसानियत कि हाँ शायद ऐसा कुछ हो। हम जो बात कहते हैं हम उसको साबित नहीं करते, क्योंकि ना हमारे पास वो जबान है कि हम उसको कुछ फैलाएं, ना हमने आज तक अपनी मीडिया बनाई, ना हमारे पास कोई ऐसी मीडिया है कि हम उसके थ्रू प्रोपेगेट करें, ना हमने इतनी मेहनत की, ना हमने इतना रिसर्च किया। हम रोए, हम बिलबिलाए, हम चिल्लाए, हम चीखे, लेकिन हम मेहनत नहीं की। जिस दर्जे की मेहनत चाहता है अपने 24 घंटे का वक्त चाहता है, वक्त में बरकत होगी, लेकिन वक्त को हालात ऐसे मोड़ पे हैं कि हमको अपने पूरा वक्त यहाँ पे देना होगा। छोटी छोटी चीजों से उठना होगा, अपने ख्वाब बड़े करने होंगे। ये लड़ाई हम और आप नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ेगा, और नहीं लड़ेंगे तो अल्लाह ताला भी इसके बारे में पूछे। पढ़ा लिखा तबका खामोश रह जाएगा अगर, तो जो लोग अनपढ़ हैं, जिन तक तालीम नहीं पहुंची, जिन तक आज की बातें नहीं पहुंची, जिन तक तब्दीलियां नहीं पहुंची, उनसे क्या उम्मीद है? पढ़ लिख करके अपना मकाम पैदा करना, अपने आप को अपने फील्ड के एक्सपर्टीज पैदा करना। मैं जिस दिन इस यूनियन में आया उस दिन से कह रहा हूँ कि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से बहुत उम्मीद है, यहाँ से ऑल्टरनेटिव मीडिया उठ नहीं चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज यहाँ पे नाम होने लगेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10 साल 20 साल बाद हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मीडिया होगी, इस यूनिवर्सिटी का उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मैं जिस दिन से मैं कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि कैंपस हसास बने, सेंसिटाइज बने। हमें लॉयर्स की जरूरत है, जबरदस्त लॉयर्स को, लॉ की क्रिटिकल नजर हो, हिंदुस्तान का ड्रैकोनियन लॉ उनके सामने हो और उसको क्रिटिसाइज करने की हिम्मत रखते हो, लॉ को लॉ की जबान में काटते हो। 511 आईपीसी के सेक्शन में से 299 आईपीसी के सेक्शन ऐसे हैं जो स्टेट के खिलाफ जुल्म करने के लिए, क्योंकि ये कानून तब बना था जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। 1857 की बगावत हुई थी और 1860 में इंडियन पेनल कोड बना था ताकि यहाँ के शहरियों पर जबरदस्ती की जाए, उन पर जुल्म किया जाए, उनको रोक के रखा जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, वो अपनी आवाज में रख सके। 1861 का पुलिस मैनुअल है, 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। यहाँ का कानून कॉलोनियल है,
अंग्रेज बना के गए, हम उस पर अमल करते आ रहे हैं। न्यूसेंस एक जुर्म होता है, उसकी सजा तब 200 रुपए थी, आज भी 200 रुपए। लॉ के स्टूडेंट्स को आगे आकर के मेहनत करना, उनको आगे बढ़ना, हिम्मत दिखाना, अपने अंदर वो हिम्मत रखना कि अपनी बात रख सकते। ये दुनिया तुमसे और हमसे कुछ नहीं छीन सकती, क्योंकि ये दुनिया खुद मिट जाने वाली है। ये हमसे क्या लेगी और लेके रखेगी कहां जब खुद मिट जाएगी। अल्लाह ताला कहता है रुई की तरह उड़ेगी, पहाड़ बिखर जाएंगे, उड़ जाएंगे। ये दुनिया हमसे क्या छीनेगी, सवाल इसके कि हमारा ईमान छीन ले, सवाल इसके कि हमारा जज्बा, हमारे इरादे छीन लिए, जिसका हिसाब आखिरत में हो। ऐसे वाकयात इस मुल्क में होते हैं। एक बड़ा तबका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, ये अगर आवाज उठाएगा, अगर आगे चलेगा, बढ़ेगा। मैं चाहता था कि यहाँ पर इरम शर्मिला की भी एक वीडियो दिखाई जाए, उसकी बात सुनिए, उसके दर्द को सुनिए, उसके चेहरे पे इतनी मासूमियत है। उस बेचारे ने कभी अपना नाखून तक नहीं काटा उसके बाद से। वो बिलबिला के अपनी मासूमियत से जो कहानी बताती है उसको देखते हैं। उसको दुनिया का टेंशन नहीं मिला है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टेंशन मिल सकता है, हम दे सकते हैं। ये इल्म, ये तालीम किस काम है जब समाज में कोई तब्दीली इससे न पैदा हो, जब हम भी ये ड्रिंक अपनी मेरी के नारे देते, खाओ पियो और मस्त करो, अपने करियर बनाए। मुझे पता है कि मैं बहुत कमजोर हूं, हम सब बहुत कमजोर हैं। इसमें आगे निकलेंगे शायद कोई पीछे नहीं, मायूसी आ सकती है। इसीलिए मैंने वो आयत पढ़ी थी कि जो लोग अल्लाह को अपना रब कहते हैं और सिर्फ कहते नहीं, उसके बाद उस पर इस्तकामत अख्तियार करते हैं, उस पर जम जाते हैं, तो उनके लिए न कोई खौफ है न कोई गम, फिर उनके लिए सिर्फ खुशखबरियां हैं। आगे आइए, हम आगे आए, हमारी मेहनतों से इस दुनिया का नक्शा बदल सकता है, एक नया एक बेहतर समाज बन सकता है। अपने फील्ड के एक्सपर्ट, सोशल साइंस के एक्सपर्ट, हिस्ट्री के एक्सपर्ट, इतने बड़े पैमाने पर हिस्ट्री का डिस्टॉर्शन हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का तालिब इल्म नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? बोल देने से कुछ नहीं होता। बाबरी मस्जिद हमारी थी, ताजमहल हमारा है, क्लेम की दुनिया नहीं है। क्लेम जज्बातों से हो सकता है, पढ़ा लिखा तबका साबित करता है, उसके पास जवाब होता है। आज हमारे पास कोई जवाब नहीं, उल्टा हमसे जवाब मांगा जाता है। इस उम्मत से इस बात का जवाब मांगा जाता है कि तुम इस दुनिया में क्यों हो। हमसे पूछा जाता है कि भाई आखिर क्यों हो तुम, जहमत हो। हम जवाब नहीं दे पाते कि तुम खैर उम्मत, कि हम सबसे अच्छे हो, जो इंसानियत के लिए निकाली, जो उनको भलाई की तरफ बुलाती है, बुराई से रोकती है। हम ये नहीं बता पाते कि हम आपकी गवाही देने वाली हैं। बहुत चैलेंजिंग टास्क है इस मुल्क को बचाना, इस मुल्क को आगे बढ़ाना, इस समाज की नई तामीर, नए उसूलों पर उसकी तामीर। ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम चाहते हैं कि हम और आप मिल करके इसको अच्छे से आगे ले चलें, अपनी मेहनत से, अपने जज्बात से, अपने इरादों से, अपने अज़ाइम से। अल्लाह से दुआ करते हो वो दिन भी आएगा जब मेरे साथी और हम बैठे हों और हम सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, जैसे अबू तलहा अंसारी ने की रज़ी अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला मेरी जान चली जाए और मेरी नाक काट दी जाए और मेरी कान काट दी जाए और मेरी पीठ फाड़ दी जाए, और आखिर में तुम मुझसे पूछ कि ये सब क्यों हुआ, और मैं कहूं कि तेरे लिए। यही इसी उम्मत की तारीफ है। इस उम्मत में इतना जज्बा है, इसकी तारीफ से भरी हुई। ये इसी यूनिवर्सिटी से नहीं साबित किया अगर हमने, तो हम अपने आने वाली नस्लों के साथ धोखा करेंगे। एक जो तारीफ छोड़ के जाएंगे वो धोखे और फरेब की तारीफ, अंधेरी हो तारीख होगी। नॉलेज प्रोड्यूस होता है इस वक्त, हम नॉलेज प्रोड्यूस नहीं करते, हम नॉलेज एक्वायर करते हैं कि हमको कुछ मिल जाए ताकि हम पढ़ लिख के कुछ कमा खा लें। हमको 4% रिजर्वेशन दे दो, हमको 10% रिजर्वेशन दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। ये वही उम्मत है जो इंसानियत को दिया करती है, जिसने इंसानियत को तहजीब सिखाई, जिसने पूरी दुनिया को कुछ न कुछ दिया है, हर दौर में दिया है।
खालिद भाई ने कहा कि हम देने की सियासत करते हैं, हम देते हैं। अपने आप में तो मजबूत बनाई कि देने की पोजीशन पे हम और आप आए, हम देने वाले हैं। हमें इनके दिए हुए टुकड़े नहीं चाहिए, देना हो दे। ये सब सियासत होती है, टोकेनिज्म है। हमारी पहचान शुरू से यही है कि हम हक बोलते हैं। हम आज भी हक बोलेंगे, आने वाले वक्त में भी हक बोलेंगे और डट के रखेंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि दुनिया में आर्म्स इंडस्ट्री बहुत कम है और सर्विलेंस की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। आर्म्स की इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है कि उनका कारखाना बन जाएगा अगर दुनिया में जंग न चले। और सर्विलेंस की इंडस्ट्रीज, ये जो हम गेट पे आते हैं तो एंट्री पे वो चेक होता है, फिर उस तरह से चेक होता है, सीसीटीवी कैमरा होता है। ये तमाम इंडस्ट्रीज बंद हो जाए अगर फियर न हो, अगर थ्रेट न हो, अगर इंसानियत को डर न हो, तो ये बड़े बड़े कारखाने जो आर्म्स के हैं, जो सर्विलेंस के हैं, ये तमाम चीजें बंद हो। ये एक पहलू है जिस पर गौर करना चाहिए कि ये क्यों ऐसा है कि पूरी दुनिया में इंसानियत को डरा के रखा गया कि सबकी जान खतरे में। ऐसा क्यों है कि हर इंसान जो है अंडर सर्विलेंस है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। हर इंसान मशकूक निगाहों से देख रहा है, किसी को किसी पे एतबार नहीं। कौन सी इंसानियत रहेगी? मुझे इस पे एतबार नहीं, मुझे उस पे एतबार नहीं। समाज में एक को दूसरे पे एतबार नहीं, सब एक दूसरे से डरे घबराए हुए। फियर पे जो है समाज खड़ा, एक कमजोर, निहत्ता और मुर्दा समाज खड़ा। और ये हम देख रहे हैं कि ऐसा समाज बन रहा है। ऐसे में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज को दोबारा खड़ा करना, एतमाद पे खड़ा करना, भरोसों पे खड़ा करना, उसूलों पे खड़ा करना, ये हमारी और आपकी सियासत है। मामूली चैलेंज नहीं हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी में नहीं देखेंगे इतनी बड़ी तब्दीली है, लेकिन ये कारनामे लेके अल्लाह के पास जरूर जा सकते हैं कि इसके लिए मेहनत और जद्दोजहद की थी। मैं अपनी बात को ज्यादा तवील नहीं करना चाहता, केसेस बहुत सारे। एक केस मैं आज ही देख रहा था, जौखेड़ा है, यहाँ पर 3 दलित फैमिलीज को, फैमिली मेंबर को मार दिया गया। उसके बाद उनको बोटियों में काट दिया और उसमें पुलिस को टाइम लगा उनको जमा करने, उनको ढूंढने में, उसको डंप कर दिया। मजलूम सिर्फ हम और आप नहीं, मजलूम ट्राइबल्स है, मजलूम दलित है। हजारों हजार की फैमिली ऐसी है, हजारों हजार फैमिली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है मॉडर्न प्रोजेक्ट्स की वजह से। ये कम्युनलिज्म और कॉर्पोरेट का एक ऐसा कॉम्बो बना है जो लिथल है, जानलेवा है। इन सब मजलूम लोगों को साथ में लेकर के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, यही हमारी जिम्मेदारी, यही हमारा फर्ज है। अल्लाह ताला ने भेजा ही इसलिए कि तुम जमीन पे इंसाफ कायम करो, इंसाफ को जमा करो। तुमको इंसाफ के साथ, लोहे के साथ भेजा, सूरह हदीद के, तुम इंसाफ कायम करो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि तमाम मजलूमीन को साथ में लेकर के अपनी आवाज को बुलंद करना, मेहनत करके, सोच समझ करके, तालीमी सतह पर, इल्म के सतह पर अपनी मेहनत और अपने कारनामों से इनको झूठा साबित करना, इनके फरेब को जाहिर करना, इनके बातिल होने को जाहिर करना और इसको खत्म करना। आपको महसूस होता होगा कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी बात की, मैंने कह दिया कुछ ऐसा बहुत बड़ा जो होना नहीं। ये मायूसी हमको और आपको जेब नहीं देती, ये नाउम्मीदी हमारा सेवा नहीं है, उम्मीद जगा के ऐसे ही एक एक, दो दो, तीन तीन लोग ऐसे ही ख्वाब, ऐसे ही इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं, तब्दीली आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर वो इरादे और जज्बे पैदा करे, उसकी तौफीक दे और उस पर इस्तकामत करे। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा बरादरी के बिहाफ में उनकी नुमाइंदगी करते हुए अपना साथ इजहार करता हूँ। परवीना अहंगर जी है, हमारी माँ जैसी है, हम उनके साथ भी हैं। अल्लाह ताला उनके बेटे को हर लिहाज से दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब करे और उसे कामयाब करे, उस सुरखरू को अल्लाह के हुजूर की। हमारे पॉस्को के मूवमेंट से आए, मैं उनका भी शुक्रगुजार ही नहीं हूँ, बल्कि मैं उनके लिए भी अपने एक्सटेंड करता हूँ कि हम उसमें भी साथ हैं।
हम साथ की लड़ाई लड़ेंगे। जिसकी गुजारिश आपने की है उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपके साथ है। अखलाक भाई आए, एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, लीगल तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वैसे थे लॉ का स्टूडेंट और अलीगढ़ फ्रेटर्निटी के प्रेसिडेंट की हैसियत से अपना सपोर्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सटेंड करते हैं कि हम आपके साथ मिलकर इस लड़ाई में रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग देखते देखते धीरे धीरे बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग जमा हुए, तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इंशाल्लाह वो तब्दीली लाएगा, नजरों के सामने लाए, आने वाली नस्लें वो तब्दीली देखें। अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए, हमारी मेहनतों को जल्दी आमीन।